वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो हमने त्रिभुजों की समरूप आकृति के त्रिभुज थे, उसके बारे में हमने 4-5 क्लासें दे दी है, वो आपको प्लेलिस्ट में सारी मिल जाएगी। आज नया टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। तो सर्वांग समता के बारे में आज का टॉपिक देखिए। मैं आपको पहले बेसिक बता दूंगा और इसके बाद हम सवाल को शुरू करेंगे। तो आज मैं लगभग हमारा आज पूरा थ्योरी का पार्ट है। आज मैं पूरी थ्योरी बताऊंगा, फिर हम कल से सवाल को शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो देखिए, आज का टॉपिक त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब क्या है? तो त्रिभुजों की सर्वांग समता में हम समरूपता भी पढ़ेंगे और वह सर्वांग समता भी पढ़ेंगे। समरूपता क्या होता है? तो समरूपता के बारे में देखिए। समरूपता तो समरूप मतलब रूप समान होते। समरूपता का मतलब क्या होता है? रूप समान होते। जैसे ये एक त्रिभुज बना लो, ये एक त्रिभुज बना लो, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ये क्या है? एक त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज बना लिया और इसके समान ये एक और त्रिभुज बना लिया। तो इसके साइज से कोई लेना देना नहीं है, इससे के साइज से कोई लेना देना नहीं है। मतलब समरूप, मतलब इसके समरूप त्रिभुज ये है, मतलब समान आकृति का। ये त्रिभुज है तो ये इसके समरूप त्रिभुज ये रहा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, ये इस तरह से ये एक वृत्त ले लिया तो इसके समरूप ये। तो इसके साइज से कोई लेना देना नहीं है। साइज कितनी भी हो सकती है। जैसे ये 5 सेमी की साइज़ है और ये 4 सेमी की साइज़ है, तो ये होगी 2 सेमी और 2 सेमी। तो इस साइज़ के से कोई लेना देना नहीं है। साइज़ बराबर हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये आकृति इसके रूप मतलब इसका रूप समान है, तो इसके समान रूप ये रहा। तो ये समरूपता कहलाएगी। ये क्या होगी? समरूपता कहलाएगी। सर्वांग समता क्या होता है? सर्वांग समता, सर्वांग समता का मतलब होता है कि उसकी आकृति समान होनी चाहिए। जैसे ये आकृति ले लो, ये एक त्रिभुज ले लिया ए बी और सी, ये त्रिभुज ले लिया। ये दूसरा त्रिभुज ले लूँ, दूसरा त्रिभुज ले लो, पी क्यू आर ले लेता हूँ, पी क्यू आर। तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब ये सर्वांग सम त्रिभुज कब कहलाएंगे? जब ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, दोनों साइज में बराबर हो। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब इसको मैं उठा कर इसके ऊपर रख लूँ तो ये पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख लूँ तो ये पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। तो मतलब ये सर्वांग समता कहलाएगी। जैसे एक वृत्त ले लेता हूँ, ये मैंने एक वृत्त ले लिया, ये 4 से इसकी परिधि है 4 सेमी की, इसकी परिधि है 4 सेमी की, तो दूसरा वृत्त भी 4 सेमी का ही लूँगा तो ये एक सर्वांग समता कहलाएगी। ये वृत्त भी ये 4 सेमी का, तब ये सर्वांग सम होगा, क्योंकि इसको मैं उठा के इसके ऊपर रख लूँ तो ये पूरी तरह से ढक देगा इसको। ये है वो इसको पूरी तरह से ढक देगा। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को उठा के मैं इसके ऊपर रख लूँ तो ये त्रिभुज इसको पूरी तरह से ढक लेगा। तो ये क्या हो जाएगा? सर्वांग समता। मतलब साइज बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे रूप समान होने चाहिए। इसकी साइज से कोई समरूपता में मतलब रूप समान होना चाहिए, साइज से कोई लेना देना नहीं है। ये 5 सेमी है, ये 2 सेमी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका रूप समान होना चाहिए। इसमें रूप समान होना चाहिए और इसमें साइज समान होनी चाहिए। तो समरूपता को कैसे दर्शाएंगे? ये त्रिभुज है ए बी और सी और ये पी क्यू आर, तो इसे कैसे दर्शाएंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप है तो समरूप का साइन ए से होता है, ये समरूप का साइन ए से होता है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये समरूप के साइन को इस तरह से दर्शाएंगे। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। और इस सर्वांग समता को कैसे दर्शाएंगे? तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है तो सर्वांग सम का साइन इस तरह से होता है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर।
ये सर्वांग सम को इस तरह से दर्शाएंगे, ये सर्वांग समता को इस तरह से दर्शाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये कोई सर्वांग समता कोई देखिए, सर्वांग समता मैं लिख लेता हूँ। सर्वांग समता को देखिए, जैसे ये कोई रेखाखंड है, ये कोई रेखाखंड है, ये ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ये ए बी रेखाखंड है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसके समरूप रेखाखंड कौन सा होगा? ये रहा, ये इसका समरूप ये सी डी रेखाखंड, सी डी रेखाखंड। तो मैं इसको समरूपता से कैसे प्रदर्शित करूँगा? ए बी ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया? ये साइज समान है, साइज समान है, तो ये सर्वांग सम हो गया। तो ए बी सर्वांग सम है, ए बी सर्वांग सम है, ये ए बी सर्वांग सम है सी डी के, तो सी डी इस तरह से लिखेंगे। तो ये रेखाखंड समान है, तो ए बी सर्वांग सम है सी डी, इस तरह से लिख लिया। अब यदि कोण समान हो तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने लिख लेता हूँ, ये ए ओ बी ये कोण है, फॉर एग्जांपल समझ लो ये 50 डिग्री का कोण है, ये 50 डिग्री का कोण है, तो इसके सर्वांग सम कोण कौन सा होगा? जैसे ये मैं बना लेता हूँ पी ओ क्यू, ये बना लेता हूँ, तो ये भी 50 डिग्री का होगा, ये भी 50 डिग्री का होगा। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? सर्वांग सम लिखना है तो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी सर्वांग सम है, सर्वांग सम का साइन इस तरह से आता है, सर्वांग सम है कोण पी ओ क्यू के, तो कोण ए ओ बी सर्वांग सम है कोण पी ओ क्यू, ये सर्वांग सम का साइन आ गया, ये सर्वांग सम। तो ये त्रिभुजों की सर्वांग समता। एक बार मैं एग्जाम्पल बाद में बता देता हूँ, एक बार कुछ थ्योरी का पार्ट है, वो थ्योरी को मैं पहले बता लेता हूँ, थ्योरी को पहले बता लेता हूँ। जैसे देखिए मैं थ्योरी लिख के लाया हूँ, इस थ्योरी को पहले बता लेता हूँ। ये थ्योरी देखिए, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात तद अनुरूपी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। 2 समरूप त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। जो आज का जो टॉपिक है वो सर्वांग समता का टॉपिक है, पूरी की पूरी थ्योरी के ऊपर आधारित है। तो आज हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, तो आज आप ध्यान से पूरी थ्योरी पढ़िए, और फिर हम कल से रेगुलर रूप से सवालों को करेंगे। आप जब तक थ्योरी के पीछे ध्यान नहीं दोगे तो आपके ये सवाल नहीं हो पाएंगे एग्जाम में। तो इसलिए आप थ्योरी को ध्यानपूर्वक समझना, थ्योरी को आज के दिन ध्यानपूर्वक समझना। आज हमारी 1 घंटे की क्लास पूरी थ्योरी पर आधारित रहेगी। तो ये सर्वांग समता के बारे में, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये त्रिभुज देखो ए बी सी ये त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर ये दूसरा त्रिभुज है। तो ये परिभाषा क्या बोल रही है? 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात तद अनुरूपी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये भुजा, इस भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये ए बी का वर्ग, ये पी क्यू का वर्ग, तो इसके अनुपात के बराबर होता है। ये बोल रहा है वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये सर्वांग सम कब होगा? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि ये वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये बता रहा है। तो ये अनुपात देखो, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर होगी। ये ए बी का वर्ग अपॉन पी क्यू का वर्ग, तो ए बी का वर्ग अपॉन पी क्यू का वर्ग, इसे हम ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ये बी सी अपॉन क्यू आर, ये दोनों बी सी अपॉन क्यू आर का वर्ग। तो ये इसे हम बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, इस तरह से ये समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस तरह से ज्ञात करेंगे, इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये सी ए अपॉन पी आर का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो ये इसका क्षेत्रफल कैसे, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया? ये भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये उनके अनुरूप भुजा, इसके अनुरूप भुजा कौन सी है? इसके अनुरूप भुजा ये रही, और इसके अनुरूप भुजा ये रही, और इसके अनुरूप भुजा ये रही। तो इन दोनों भुजाओं के अनुरूप भुजाओं के वर्गों के
मतलब इन भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल देखो ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी ए अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ये समरूप त्रिभुजों के भुजाओं के वर्गों का अनुपात है। तो इससे हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ये क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी ए अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो आगे देखो, दो त्रिभुजों के समरूप होने की कितनी शर्तें, 3 शर्तें हैं। दो त्रिभुज समरूप कब हो गए, तो 3 शर्तें हैं। पहला नियम है ए मतलब इसका समरूपता का नियम है कोण एंगल एंगल एंगल। दो त्रिभुज है वो समरूप कब हो गए, दो त्रिभुज है वो समरूप कब हो गए, जब उनके कोण समान हो। जब उनके कोण समान हो तब दो त्रिभुज समरूप हो गए। तो ये समरूपता का नियम कौन सा है, को एंगल 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 मतलब तीनों एंगल समान हो। ये 50 डिग्री का एंगल है। ये त्रिभुज देखो ए बी सी ये त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर ये त्रिभुज है। ये 50 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये भी 50 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 70 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये भी 70 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये क्या, एंगल एंगल एंगल, इस एंगल के बराबर ये एंगल, इस एंगल के बराबर ये एंगल और इस एंगल के बराबर ये एंगल। तो यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण ये तीनों कोण है वो किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको अब कैसे लिख सकता हूँ। अब क्या है कि इस त्रिभुज ये समरूप है तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर ऐसे मैं लिख सकता हूँ। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये इस तरह से ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा। आप जैसे ये एंगल ये ए है, ए किसके बराबर है, पी के बराबर है। बी किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है। सी किसके बराबर है, सी आर के बराबर है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, एक बिल्कुल सीक्वेंस से लिखेंगे। आप उल्टा मत लिख लेना। जैसे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज इसकी जगह ये पी क्यू आर राइट तो क्या पी क्यू आर है, लेकिन यहाँ पे क्यू पी आर ऐसे मत लिख लेना, क्यू पी आर ऐसे। ये ए क्यू के बराबर है क्या, ये ए 50 डिग्री है, क्यू कितना है 70 डिग्री है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो, ये ए पी के बराबर है क्या, ए पी के बराबर है। बी क्यू के बराबर है क्या, बी क्यू के बराबर है। सी आर के बराबर है क्या, सी आर के बराबर है। तो ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। इस तरह से हम लिखेंगे। जब ये त्रिभुज मतलब ये समरूप त्रिभुज, प्रत्येक समरूप त्रिभुज सर्वांग सम होता है, लेकिन प्रत्येक सर्वांग सम समरूप त्रिभुज नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम समरूप के बारे में देख लेते हैं। अब आगे क्या है, हमने ये तो देख लिया कोण मतलब एंगल एंगल एंगल, ये नियम देख लिया। अब भुजा मतलब साइड, इसके बारे में देखते हैं। समरूपता के 3 नियम है। समरूपता के मोस्टली रूप से 3 नियम है। भुजा देखो, ये कोण भुजा और भुजा कोण, ये 3 नियम है। तो ये तीनों नियम देख लेते हैं। हमने भुजा ये कोण का नियम तो देख लिया। अब भुजा का नियम देखेंगे, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजा के समानुपाती हो तो वे दोनों आपस में समरूप होते हैं। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर में ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप होगा। क्यों, क्योंकि ये ए बी बराबर है। ये कैसे होगा, ए बी भुजा बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के। और दूसरा बी सी बराबर है क्यू आर के, बी सी बराबर है क्यू आर के, ये बी सी बराबर है क्यू आर के। अब ए सी बराबर है
पी आर के, ए सी किसके बराबर है, पी आर के। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब इस कोण में भी देख लो, कोण में कोण ए बराबर कोण पी, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोण ए बराबर है कोण पी। ये एंगल में देखो तीनों कोण बराबर है क्या, कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के, कोण सी बराबर है कोण आर के। तो इस तरह से ये तीनों कोण बराबर है, तो ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों भुजा बराबर है, यहाँ पे तीनों भुजा बराबर है, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, ए सी भुजा पी आर के बराबर है। यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये समरूप त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू होगा, एस 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 नियम लागू होगा। यहाँ पे एंगल नियम, तीनों एंगल बराबर है, कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है। तो यहाँ पे तीनों कोण बराबर है, तो एंगल नियम लागू होगा। तो ये समरूप त्रिभुज है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे भुजा, यहाँ पे तीनों भुजा, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, और ए सी भुजा पी क्यू के बराबर है। यहाँ पे तीनों भुजा बराबर है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो ये समरूप है, तो सर्वांग सम भी होगा। कैसे, प्रत्येक समरूप त्रिभुज सर्वांग सम होता है, तो ये समरूप त्रिभुज है तो सर्वांग सम भी होगा, ये भी समरूप त्रिभुज है तो सर्वांग सम भी होगा, क्योंकि प्रत्येक समरूप त्रिभुज सर्वांग सम होता है, लेकिन प्रत्येक सर्वांग सम त्रिभुज समरूप नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एस ए एस नियम। एस ए एस नियम, ये नियम क्या है, एस ए एस नियम, यहाँ पे साइड एंगल साइड मतलब दो भुजा बराबर हो और उनके बीच बनने वाला कोण बराबर हो। जैसे ये दो त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज है। ये ए बी भुजा किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। ए सी भुजा किसके बराबर है, पी आर के बराबर। ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण ये रहा, ये 70 डिग्री का कोण है, तो ये भी 70 डिग्री का कोण है। तो परिभाषा भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, ये इसकी परिभाषा क्या है, किसी त्रिभुज की दो भुजा, ये दो भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजा, दूसरे त्रिभुज की दो भुजा के समानुपाती तथा दोनों भुजा के बीच का कोण, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो तो दोनों समरूप हो गए। तो यहाँ पे ए बी भुजा किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। दूसरा क्या है, ए सी भुजा किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, ये पी आर के बराबर है। और कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये आपको समझ में आ गया, ये समरूपता के बारे में आपको समझ में आ गया। पहले हमने क्या पढ़ा, ये समरूपता के बारे में 3 बातें याद रखना है। समरूपता के बारे में क्या याद रखोगे, एंगल, तीनों कोण बराबर हो तो समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अब भुजा मतलब साइड, तीनों भुजाएं बराबर हो तब भी समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अब साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा बराबर हो तो ये क्या है, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो समरूपता के हमने 3 नियम पढ़े। पहला नियम है एंगल, दूसरा नियम है साइड, और तीसरा नियम है साइड एंगल साइड। तो तीनों नियम आपको याद होने चाहिए। समरूप त्रिभुज कब होगा, जब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तब समरूप होगा, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तब समरूप होगा, जब त्रिभुज की 2 भुजाएं और 1 कोण बराबर हो तब भी समरूप त्रिभुज होगा, तब भी क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। तो समरूप त्रिभुज के बारे में और भी मैं आगे बता दूं और फिर हम सर्वांग समता शुरू करें या पहले ही शुरू कर ले। समरूपता के बारे में कुछ और भी देख लो और फिर इसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लो, समरूपता के बारे में। समरूपता के बारे में एग्जाम्पल देख लो। जैसे हम पहले देखते हैं एंगल, तीनों एंगल बराबर हो तो वो समरूप त्रिभुज होता है। तो पहले ये त्रिभुज ले लिया हमने,
ए बी और सी, ए बी सी त्रिभुज ले लिया। इसका दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये त्रिभुज ले लिया। ये त्रिभुज ए बी सी ले लिया, दूसरा पी क्यू आर ले लिया। और ये एंगल है, फॉर एग्जांपल समझ लो ये 50 डिग्री का एंगल है, ये 70 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री का एंगल है। और ये समरूप त्रिभुज पढ़ा रहे हम, तो ये भी 50 डिग्री का एंगल, ये 70 डिग्री का एंगल, ये 60 डिग्री का एंगल। क्या ये त्रिभुज समरूप है या नहीं है, आप बताइए। अभी तक मैंने समझा लिया आपको समरूप त्रिभुज के बारे में, तो क्या ये त्रिभुज समरूप है या नहीं है, ये आप खुद बताइए। ये समरूप है या नहीं है। तो ये कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है। यहाँ पे कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। और तीसरा कोण सी है वो कोण आर के बराबर, कोण आर के बराबर है। मतलब ये कोण ए 50 डिग्री का है, ये भी 50 डिग्री का है। ये कोण बराबर है, ये कोण 70 डिग्री का है, ये भी 70 डिग्री का है, तो ये भी बराबर है। ये कोण 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, तो ये भी बराबर है। तीनों कोण बराबर है, तो ये क्या हो गया, एक समरूप त्रिभुज हो गया। ये समरूप त्रिभुज हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अब जैसे किसी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, इसमें मिड पॉइंट बना लिया जाता है, फिर इसका इन भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी, जैसे ये ऐसे मिड पॉइंट बना दिया जाता है। अब ये और ये इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब इस तरह से दिया जाता है। मिड पॉइंट वाला मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक बार ये देख लो, जैसे ये दोनों त्रिभुज बता लिए और किसी एक भुजा का मान हमें ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे इसका और इसका मान दे रखा हो और इसका दे रखा हो और इसका हमें ज्ञात करना है, या फिर इन दोनों का दे रखा हो, इन दोनों का भी दे रखा हो और इसका भी दे रखा हो और इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए ये और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, ये भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर होगी। जैसे ए बी भुजा है वो पी क्यू के अनुपात में होगी, ए बी है वो पी क्यू के अनुपात में होगी, जो ए बी है वो पी क्यू के अनुपात में होगी। और दूसरी भुजा ए सी है वो पी आर के अनुपात में होगी। और तीसरी है बी सी है वो क्यू आर के अनुपात में होगी। तो इस तरह से होगी, ए बी भुजा पी क्यू के अनुपात में होगी, ए सी भुजा है वो पी आर के अनुपात में होगी और बी सी भुजा है वो क्यू आर के अनुपात में होगी। तो इस तरह से होगा। अब दूसरा नियम देख लेते हैं, पहला समरूपता के बारे में, ए मतलब एंगल, ये नियम। दूसरा नियम क्या है, कोण, इसके बारे में एग्जाम्पल देख लो। जैसे कोण देख लो, ये त्रिभुज देख लो, ये त्रिभुज ए बी और सी। और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर, ये त्रिभुज ले लिया। यहाँ पे तो कोण के बारे में देख रहे थे। अब यहाँ पे हम साइज, मतलब इसकी साइज के बारे में देखेंगे। ये साइज समझ लो, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है। दूसरा दे दिया आपको त्रिभुज, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर। क्या ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है या नहीं। यहाँ पे तो एंगल के बारे में तो मैंने सीधा लिख लिया था, ये 50 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, तो आप डायरेक्ट बता लो तीनों एंगल बराबर है, तो ये समरूप त्रिभुज होगा। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा था, ये समरूप त्रिभुज है या नहीं है, ये समरूप त्रिभुज है या नहीं है, ये देखिए। तो यहाँ पे साइज, मतलब ये एस नियम लागू हो रहा है, क्या साइज बराबर है या नहीं है। मैं इसको काट लेता हूँ, मैं इसको 2 के पाड़े से काट लूँ, 2 दू की 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। और ये किसके पाड़े से ये पूरा कटेगा, 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 दू की 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो ये 2 सेमी है, ये भी 2 सेमी, ये 3 सेमी, ये भी 3 सेमी है और ये 4 सेमी है, तो ये भी 4 सेमी है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि ये 2 सेमी, ये भी 2 सेमी, ये 3 सेमी, ये भी 3 सेमी, ये 4 सेमी, तो ये भी 4 सेमी। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और भी आपको चेक करना है, तो और भी कैसे चेक करोगे, ये
ए बी किसके अनुपात में होगा, पी क्यू के अनुपात में, ए बी अनुपात पी क्यू, ये बराबर होगा ए सी अपॉन ये इस भुजा के बराबर ये भुजा होगी पी आर, और इस भुजा के बराबर ये भुजा होगी तो बी सी अपॉन ये क्यू आर। अब इसके मान रखो, ए बी के मान क्या है, ए बी का मान है 2 सेमी तो 2 रख लिया, अपॉन पी क्यू का मान है 2 तो 2 रख लिया। ए सी का मान कितना, ए सी का मान 3 है तो 3 रख लिया। पी आर का मान कितना है, पी आर का मान 3 है, 3 रख लिया। बी सी का मान क्या है, 4 है, और क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान भी 4 है तो 4 रख लिया। अब ये काटो, ये टोटल पूरा मिल के 1 होगा तो ये हमारा आंसर राइट है, ये हमारा आंसर राइट है। तो ये ए बी सी समरूप होगा पी क्यू आर के। अब नेक्स्ट देखो समरूपता के बारे में। तीसरा हमने क्या देखा था, तीसरा है साइड एंगल साइड। तीसरा हमने क्या देखा था, साइड एंगल साइड के बारे में देखा था। साइड एंगल साइड के मतलब 2 साइड बराबर हो और 1 एंगल बराबर हो। हम लिख लेते हैं, ये त्रिभुज बना लिया, ए बी सी, एक भुजा और एक दूसरा त्रिभुज बना लो, ये त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसमें साइड एंगल साइड एक कोण बराबर होना चाहिए, तो ये कोण बना लेते हैं, ये 60 डिग्री का कोण है तो ये भी 60 डिग्री का कोण है। और इसको मैं बना लेता हूँ, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर में लिख लेता हूँ, और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर। क्या ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है या नहीं, इसके बारे में आप करो, ये आप खुद करो, ये समरूप त्रिभुज है या नहीं है, ये समरूप त्रिभुज है या नहीं है, आप खुद इसको करो, ये समरूप त्रिभुज है या नहीं है। चलो हम सिद्ध करते हैं समरूप त्रिभुज है या नहीं है। ये 2 सेमी, ये 4 सेमी, मैं इसको काट सकता हूँ, मैं इसको काट लूँ, मैं किसके पाड़े से काटूँ, 4 के पाड़े से काट लेता हूँ। 4 एकम 4, 4 दूकी 8, मैं इसको भी काट लूँ, 2 एकम 2, 2 दूकी 4, तो ये तो 1 सेंटीमीटर होगी, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो भुजा कोण भुजा का नियम लागू हो गया। तो ये एक समरूप त्रिभुज है, ये एक समरूप त्रिभुज है। कैसे, ए बी, भुजा ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के, और कोण बी बराबर है कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और बी सी बराबर है क्यू आर के। तो ये भुजा कोण भुजा, यहाँ पे ये भुजा बराबर है, ये कोण बराबर है, ये भुजा, तो ये क्या होगी, ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, तो भुजा कोण भुजा का नियम लागू हो गया। तो ये बराबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी क्यू आर के बराबर है। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। तो आपको ये समझ में आ गया। तो हमने क्या त्रिभुज समरूप के कितने नियम पढ़े, एंगल एंगल एंगल, और भुजा भुजा भुजा, और भुजा एंगल भुजा। तो एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, तो ये तीनों नियम हमने पढ़ लिए समरूप त्रिभुज के बारे में। अब नेक्स्ट देखो सर्वांग समता के बारे में। अब हम सर्वांग समता के बारे में देख लेते हैं। अब हम सर्वांग समता के समरूप त्रिभुज के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया हो गया। समरूप त्रिभुज के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम सर्वांग समता के बारे में देखेंगे। फिर हम कल से हम कुछ 4-5 सवाल मैं आज लेके आया हूँ, तो 4-5 सवाल हम आज करेंगे, फिर कल हम रेगुलर रूप से सवालों को करेंगे। इसलिए आज समरूप त्रिभुज और सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में पूरी आज थ्योरी की क्लास है, तो थ्योरी समझना आपको बेहद ज़रूरी है। तो आप थ्योरी पहले समझिए और इसके बाद सवालों को करिए। जब तक आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी तब तक आपसे सवाल नहीं हो पाएंगे। तो सर्वांग सम किसे कहते हैं, जब 2 आकृति एक ही आकार और एक ही जैसी होती है। जैसे 1 रुपये का सिक्का है, तो 1 रुपये के सिक्के के ऊपर ही 1 रुपये के सिक्का रख दिया जाए तो जो नीचे वाला सिक्का है वो दिखता थोड़ी है, तो वो समान आकार में उसको ढक लेता है, तो वो सर्वांग समता हो जाएगी। जैसे कोई 1 रुपये का सिक्का है, तो हमने 1 रुपये के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रख लिया। 10 रुपये की नोट है, तो उसके ऊपर 10 रुपये की नोट समान साइज की रख लेते हैं, तो वो क्या है, सर्वांग सम है। तो जब 2 आकृति एक ही आकार और एक ही जैसी होती है तो वे दोनों आकृति एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाता है। और इस संबंध को क्या कहते हैं, सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग समता का चिन्ह इस तरह से होता है। तो ये त्रिभुज ये दोनों सर्वांग सम है। मैं इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रख लूँगा तो ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा।
ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा। तो ये क्या हो गया, ये उसका सर्वांग क्षमता हो गया, ये उसका सर्वांग क्षमता हो गया। तो सर्वांग क्षमता के भी 3 नियम है, तो इन तीनों को नियमों को हम देखेंगे। सर्वांग क्षमता के भी 3 नियम है, इन तीनों नियमों को हम देखेंगे। तो ये भुजा कोण के बारे में थी, ये तो समरूप वाला है, ये मैंने बता दिया है। ये तो ये एक भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के, भुजा कोण भुजा, तो 2 भुजा बराबर होगी, एक कोण, ये तो समरूप वाला है। तो इसको समझाने की आवश्यकता नहीं, हम समरूपता के बारे में देखेंगे। तो ये आपको परिभाषा समझ में आ गई। तो परिभाषा का एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और एक चलो हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। सर्वांग क्षमता का एग्जाम्पल समझते हैं। सर्वांग क्षमता के बारे में समझिए। जैसे सर्वांग क्षमता के भी 3 नियम है। जो पहला नियम है वो साइड एंगल साइड का है, साइड एंगल साइड का नियम है। इसमें 2 तो साइड बराबर होती है और 1 एंगल बराबर होता है। सर्वांग देखो, सर्वांग क्षमता और समरूप त्रिभुज, इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लेना। एक बार मैं नोट लिखवा लेता हूँ। नोट लिखिए। नोट क्या है, प्रत्येक समरूप त्रिभुज, प्रत्येक समरूप त्रिभुज, प्रत्येक समरूप त्रिभुज या आकृति कुछ भी लिख लो, प्रत्येक समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा। लेकिन प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। यदि कोई त्रिभुज समरूप है तो वो सर्वांगसम भी होगा, यदि कोई त्रिभुज समरूप है तो वो सर्वांगसम भी होगा। लेकिन कोई त्रिभुज सर्वांगसम है तब ये ज़रूरी नहीं है कि वो समरूप भी होगा। तो ये मैंने लिखवा लिया कि प्रत्येक समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होगा, प्रत्येक समरूप त्रिभुज है वो सर्वांगसम होगा। अब यह पहले मैंने बताया आपको, पहले मैंने आपको जो नियम बताए, ये समरूपता के जो नियम बताए, ये नियम, तो ये समरूप है, ये त्रिभुज समरूप है तो सर्वांगसम भी है, ये त्रिभुज समरूप है तो सर्वांगसम भी है, ये भी त्रिभुज समरूप है तो सर्वांगसम भी है। अब ये देखो, ये त्रिभुज ये भी समरूप है तो ये सर्वांगसम भी है। लेकिन कोई सर्वांगसम है, मतलब ये कोई सर्वांगसम है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो समरूप भी होगा, लेकिन समरूप है तो वो सर्वांगसम ज़रूर होगा। तो ये इसका सर्वांगसमता के बारे में आप देख लो, ये मैं आपको यहाँ पे बता लेता हूँ सर्वांगसम के बारे में। ये पहला नियम है SAS, यही नियम है जो समरूप के नियम है, वही सर्वांगसमता के नियम है, SAS नियम। इसमें क्या है, 2 भुजा बराबर होती है और 1 कोण बराबर होता है। मैं एक एग्जांपल समझ लो, जैसे मैं त्रिभुज आपको बना के ही बता लेता हूँ। ये एक त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है DEF, ये त्रिभुज ले लिया। इसमें 2 साइड बराबर है, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये साइज़ इस साइज़ के बराबर है, ये साइज़ इस साइज़ के बराबर है, और इनके मध्य बनने वाला एक ये कोण बराबर होगा। तो ये फॉर एग्जांपल ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का है। तो क्या ये ये सर्वांगसम त्रिभुज है? हाँ, ये सर्वांगसम त्रिभुज है। क्या ये समरूप त्रिभुज है? हाँ, समरूप त्रिभुज भी है, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर है। ये ए बी भुजा है वो किसके बराबर है? DE के बराबर है, DE के बराबर है। AC भुजा है वो किसके बराबर है? DF के बराबर है, DF के बराबर है। कोण ए किसके बराबर है? कोण D के बराबर है। तो ये 2 भुजा बराबर है और 1 कोण बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के बराबर है। तो ये सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम को इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, सर्वांगसम को इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। और इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो 2 भुजा और 1 कोण बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। तो ये सर्वांगसम है। अब दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम देखो,
दूसरा नियम है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। दूसरा नियम क्या, एंगल साइड एंगल। इसमें क्या, दो कोण बराबर होंगे और एक साइड बराबर होगी। जैसे समझ लो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज है ये DEF ही लेते हैं। जैसे ये एक भुजा बराबर ये 3 सेमी है, तो ये भी 3 सेमी होगा, ये भी 3 सेमी होगा। और इसमें दो एंगल बराबर हो, जैसे ये 70 डिग्री का और ये 60 डिग्री का है, तो ये भी 70 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे एक भुजा बराबर है, कौन सी भुजा बराबर है, ए बी भुजा किसके बराबर है, DE के बराबर है, DE के बराबर है। और कौन से कोण बराबर है, कोण A बराबर है कोण D के बराबर है, और कोण B कोण E के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है। तो एक भुजा और दो कोण बराबर है, AB भुजा DE के बराबर है, कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है। तो एक भुजा और दो एंगल बराबर है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के सर्वांगसम है। अब क्या ये बराबर है या नहीं है, ये AB भुजा DE के बराबर है, AB भुजा DE के बराबर है, हाँ AB भुजा DE के बराबर है। अब इसके BC का करस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी है, BC का करस्पॉन्डिंग भुजा EF है, ये BC के करस्पॉन्डिंग भुजा EF है। अब AC के करस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी है, AC के करस्पॉन्डिंग भुजा DF है, तो AC के करस्पॉन्डिंग भुजा DF है। तो ये एक सीक्वेंस में आने चाहिए। और कौन सा कोण A कोण D के बराबर है, हाँ कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है, हाँ तो इस तरह से लिखेंगे। आप उल्टा मत लिख लेना, आप ऐसे मत लिख लेना जैसे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज EFD, ऐसे में कुछ मत ले। क्या कोण A कोण E के बराबर है, क्या कोण A कोण E के बराबर है क्या, नहीं, ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, बराबर नहीं है। तो ए से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ए से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल सीक्वेंस से आपको लिखना है, बिल्कुल सीक्वेंस से आपको लिखना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, तीसरा नियम है साइड। ये मतलब तीनों साइड मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो, साइड में तीनों भुजाएं बराबर हो। जैसे ये एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, दूसरा त्रिभुज DEF, ये त्रिभुज है। इसमें ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। कैसे, भुजा AB भुजा किसके बराबर है, DE के बराबर है, और दूसरा BC भुजा किसके बराबर है, EF के बराबर है, और तीसरा देखो AC भुजा किसके बराबर है, DF के बराबर है, DF के बराबर है। तो तीनों भुजा बराबर है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF के बराबर है। तो सर्वांग समता के बारे में हमने क्या देखा, सर्वांग समता के बारे में पहला नियम देखा AS साइड एंगल साइड। दूसरा क्या दिया, दूसरा क्या नियम देखा, दूसरा एंगल साइड एंगल। और तीसरा नियम हमने क्या देखा, साइड साइड साइड। ये तीनों नियम देखे। तो हमने समरूप के बारे में भी तीनों नियम देखे और सर्वांग समता के बारे में भी तीनों नियम देख लिए। तो यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को वापस रिपीट करके देख ले, तो आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं मिडल पॉइंट के बारे में बता लेता हूँ। नेक्स्ट हम मिडल पॉइंट के बारे में मैं बता लेता हूँ। जैसे ये आपको अब मैंने समरूप त्रिभुज के बारे में पूरा बता दिया। समरूप त्रिभुज के बारे में मैंने 3 नियम बता दिए, 3 रूल्स मैंने बता दिए। सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में, सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में भी 3 रूल्स बता दिए। और अब हम मिडल पॉइंट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं और इसके बाद हम सवाल को शुरू कर लेंगे। कुछ आपको 5 मिनट और लगेंगे, हम मिडल पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं और इसके बाद हम सवाल को शुरू करते हैं। ये एक त्रिभुज है,
क्योंकि आपको थ्योरी पहले देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके जो त्रिभुज के जो सवाल है वो थ्योरी पे भी डिपेंड है। जो सर्वांग समता टॉपिक है, सर्वांग समता त्रिभुजों की सर्वांग समता टॉपिक है, वो पूरी की पूरी थ्योरी पे आधारित है। यदि आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप सवालों को तो आसानी से आप कर लोगे। तो ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC, ये एक त्रिभुज है और इसमें मिडल पॉइंट की हम बात करते हैं। ये BC के पैरेलल एक मिडल पॉइंट है जैसे D और E। तो अब इसको कैसे करेंगे, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये एक त्रिभुज है और DE समानांतर है BC के, ये DE है वो समानांतर है BC के, ये DE समानांतर है BC के और D और E क्या है, D और E मिडल पॉइंट है। D और E मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, D और E क्या है, मिड पॉइंट है। मिडल पॉइंट या मिड पॉइंट बोलो, कोई भी बोलो, एक ही बात है। मिड पॉइंट है, किसके मिड पॉइंट है, ये D है वो तो AB का मिड पॉइंट है, ये D है वो तो AB का मिड पॉइंट है और E है वो AC का मिड पॉइंट है, E है वो AC का मिड पॉइंट है, मतलब बीच वाला पॉइंट है। AB का मिडल पॉइंट D है और AC का मिडल पॉइंट E है। और ये क्या है, ये जो DE है वो BC का आधा है, ये जो DE है वो BC का आधा है, BC का आधा है। तो ये सूत्र तो मैंने पहले भी क्लासों में बता रखे, तो ये तो आपको याद होगा इसी, ये तो मैंने पहले भी बता रखा है, तो ये तो आपको पहले से याद होगा। ये DE है वो BC का आधा होता है, जो D मिडल पॉइंट है वो BC का आधा होता है। ये मिडल पॉइंट DE है वो BC का आधा होता है। जब ये मिडल पॉइंट है, एक बात और याद रखना, ये मिडल पॉइंट है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। जब D और E मिडल पॉइंट है तब ये और ये भुजा आपस में बराबर होगी और ये भुजा आपस में बराबर होगी। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं होगी। एक बात याद रखना, ये AB AC के बराबर है या नहीं है, ये आप देखो। AB टोटल कितना हो रहा है, AB टोटल 2 और 2 4 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, AC कितना हो रहा है, 3 और 3 6 हो रहा है। तो ये बराबर नहीं है, AB AC के बराबर नहीं है, लेकिन AD DB के बराबर है। AD है वो DB के बराबर है, AD DB के बराबर है और AE है वो EC के बराबर है, लेकिन AB AC के बराबर नहीं है। ये खास इंपॉर्टेंट बात याद रखना, AB AC के बराबर, ये AB भुजा वो AC के बराबर नहीं होगी, लेकिन AD भुजा DB के बराबर होगी और AE भुजा EC के बराबर होगी। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब ये इसका मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे, जैसे ये भुजा फॉर एग्जाम्पल ये 7 सेमी है, ये 7 सेमी, तो ये कितना होगा, जो बीच वाली भुजा होती है वो इसकी आधी होती है, तो ये 7 सेमी, तो 7 का आधा कितना होता है, 7 का आधा 3.5, ये कितना होगा 3.5 होगा। जो DE है वो BC का आधा होता है, DE है वो BC का आधा, DE है वो BC का आधा, ये 7 सेमी है तो ये 7 का आधा 3.5 होगा, 7 का आधा कितना होगा 3.5 होगा। तो ये D कैसे ज्ञात करेंगे, DE है वो BC का आधा होता है। आप उल्टा मत लिख लेना, उल्टा जैसे BC है वो DE का आधा होता है ये मत लिख लेना, ये लिखोगे तो ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है, ये BC आधा थोड़ी होता है, ये तो बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है, तो ये भुजा है वो ये इसकी आधी होगी, ये 7 सेमी तो ये 3.5 सेमी होगा, ये गलत है और ये राइट है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे एक एग्जांपल से सवाल ही कर लेते, आप डायरेक्ट सवाल ही कर लेते। एक सवाल मैं दे देता हूँ, एक सवाल आप करके बताओ। जैसे ये सवाल ले लिया A B और C, और ABC ये एक चलो सवाल तो क्या बोले, मैं इसको समझा ही लेता हूँ। ये ABC एक त्रिभुज है और ये मिडल पॉइंट होता है तब तो आधा आधा होता है, ठीक है। ये D और E मिडल पॉइंट नहीं है, ये मैं इसको यहाँ पे खींच लेता हूँ, ये D और E लिख लेता हूँ, ये D और E ये मिडल पॉइंट नहीं है, ये मिडल पॉइंट नहीं है। और ये ऐसे एग्जाम में पूछ लिया होता तो आप कैसे करते, जैसे ये 4 सेंटीमीटर है
और ये 2 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करोगे, ये कैसे ज्ञात करोगे? और ये मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है, ये मिड पॉइंट नहीं है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर, ये भुजा तो बड़ी है। जब मिड पॉइंट होता तब क्या होता, मिड पॉइंट होता तब क्या होता, मिड पॉइंट होता है तब भुजा बराबर होती, ये इसके बराबर होती, ये इसके बराबर होती, ये 3 सेमी थी, ये भी 3 सेमी, ये 2 सेमी थी, ये भी 2 सेमी। मिड पॉइंट होता है ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं है, इसलिए ये 2 सेमी और ये 4 सेमी, ये 6 सेमी और इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, इसका मान कैसे ज्ञात करोगे? पहले मैं आपको डिटेल से बता लेता हूँ और फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट कैसे करेंगे। अब AD DB के अनुपात में होगा, AD है वो किसके अनुपात में होगा, AD किसके अनुपात में होगा, DB के अनुपात में होगा, DB के अनुपात में होगा। और ये AE किसके अनुपात में होगा, EC के अनुपात में होगा। अब इसका मान रखो, AD का मान कितना है, 4 है, और DB का मान कितना है, DB का मान 2 है। AE का मान कितना है, AE का मान 6 है, और EC का मान कितना है, EC का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। अब इसको काटो, 2 के पहाड़े से काटा, ये 2 बार गया, 2 2 की 4, 2 से ये काटा, 2 से ये काटो तो ये कितने बार जाएगा, 2 3 6, 3 आ जाएगा। x का मान, x इधर जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये तो हमने क्या है कि इस तरह से किया है, मतलब ये हमें अनुपात लिख के किया। आपको अनुपात लिखे बिना करना है, तो कैसे करोगे, मैं इसी सवाल को वापस लिख लेता। आपको अब अनुपात लिखे बिना करना है, A B और C ये मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है, ये D है, ये E है, ये 4 सेमी है, ये 2 सेमी है, और ये 6 सेमी है, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो अब आप कैसे करोगे, ये इसका कितना गुना है वो देख लो, ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, तो ये भी होगा, वो भी इसका 2 गुना होगा, ये इसका क्या होगा, 2 गुना होगा। तो ये क्या होगा कि ये 2 गुना होगा, ये 3 होगा तब ये 2 गुना होगा। 3 2 की 6 होता है, ये 2 2 की 4 होता है, ये 3 2 की 6 होगा, ये भी 2 गुना होता है तब ये 6 होगा। तो ये 3 इसका आंसर आ गया, ये 3 इसका आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया, ये 2 है तो ये 2 गुना है तब 4 होगा, तो ये भी ये 2 गुना होगा तब ये 4 गुना होगा। तो ये किसका 2 गुना है, ये 6 है, वो किसका 2 गुना है, 3 का 2 गुना है। 3 एकम 3 और 3 दू की 3 एकम 3 और 3 दू की 6 होता है, 3 दू की 6 होता है। तो ये इसका 2 गुना है, तो 3 का 2 गुना 6 होगा, तो ये 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम सवाल को देख लेते हैं, अब हम सवाल को कर लेते हैं। मैं कुछ आज सवाल भी लेके आया, उस सवाल को कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे और फिर कल से हम कंटिन्यू सवालों को करेंगे। यदि आप थ्योरी का पार्ट नहीं देखते और डायरेक्ट सवाल को करने बैठोगे तो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। आकृति, ये आकृति दे रखी है कि समरूप आकृति है, इस वृत्त के समरूप आकृति कौन सी है, इस वृत्त के समरूप आकृति कौन सी है, समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब रूप समान होना चाहिए। क्या ये रूप समान है क्या, नहीं, ये गलत। ये तो क्या है, ये वर्ग है, ये तो क्या है, ये वर्ग है, ये क्या है, ये आयत है, ये क्या है, ये त्रिभुज है, ये रहा वृत्त। तो ये रूप समान है, इस रूप के समान है ये रूप, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि रूप समान है तो इस रूप के समान ये आकृति, इसके समान रूप कौन सा होगा, इसके समान रूप ये रूप होगा, इसके समान रूप कौन सा होगा, इसके समान रूप ये रूप होगा, और इसके समान रूप कौन सा होगा, इसके समान रूप ये रूप होगा, और इसके समान रूप ये रूप होगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, आकृति, ये आकृति दे रखी है कि समरूप त्रिभुज है, इसके समरूप त्रिभुज कौन सा है, इसके समरूप त्रिभुज कौन सा है, इसके समरूप त्रिभुज कौन सा है। तो समरूप त्रिभुज में हमने 3 नियम देखे थे, समरूप त्रिभुज में हमने 3 नियम देखे थे। कौन सा, एंगल 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 नियम देखा था, साइड 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 नियम देखा था, साइड एंगल साइड नियम देखा था। तो इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है वो देखो, एक कोण बराबर है, यहाँ पे एक कोण भी दे रखा है तो एक कोण बराबर होगा। तो ये यहाँ पे तो कोण दे नहीं रखा है, ये कोण दे रखा है, ये कोण दे रखा है, ये कोण नहीं दे रखा है, ये दोनों तो पहले से गलत कर लो, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, क्या यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर बन रहा है क्या, इसको मैं 2 से पहाड़े से काटो, 2 2 की 4 और 2 3 6 बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। यहाँ पे बन रहा है क्या, ये 80 डिग्री का एंगल, तो ये भी 80 डिग्री का एंगल, ये 45 और ये 75। 45 और 75 किस पहाड़े में आते हैं, 45 और 75 किस पहाड़े में आते हैं, 15 के पहाड़े में आते हैं। 15 का 15, 15 2 30, 15 3 45
और 15 चौक 60 और 15 पचे 75, 15 पचे 75 आता है। 15 के पार्ट से ये कट रहा है तो ये 3 सेमी, ये 5 सेमी और ये 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये कौन सा नियम लागू हुआ? साइड एंगल साइड नियम लागू हुआ। कौन सा समरूप त्रिभुज में कौन सा नियम लागू हुआ? साइड एंगल साइड का। तो ये इसका राइट आंसर आ गया, ये सी इसका राइट आंसर आ गया। ये 3 सेमी, ये भी 3 सेमी, ये 5 सेमी, ये भी 5 सेमी, ये 80 डिग्री, ये 80 डिग्री। तो ये साइड एंगल साइड नियम लागू हो गया तो समरूप त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? दिए गए चित्र में डी पैरेलल बी, ये डी समानांतर है BC के तथा AC AD 1.5 सेमी, ये AD है वो 1.5 सेमी, AE 1 सेमी, ये AE है वो 1 सेमी, DB 3 सेमी, DB 3 सेमी है। तो EC हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे? इसका ये पैरेलल समानांतर है, समानांतर है ये तो समानांतर है। तो ये देखो ये क्या होगा, ये यहाँ पे पॉइंट हटेगा, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो ये क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे पॉइंट हटाएगा तो ये 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये 15 के पाड़े से काटो, 15 एकम 15, 15 दू की 30, ये 1 और 2 आ गया। यहाँ पे भी ये इसका 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना करो, इसका 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका 2 गुना करोगे 2 आ जाएगा। तो 2 इसका आंसर आ जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा। या कुछ गलत तो नहीं किया? ये 1.5 सेमी, ये 3 सेमी है, ये 1.5 सेमी है और ये 3 सेमी है और ये 1 सेमी और ये 2 सेमी है। तो इसको 1.5/3 लिख लो और इक्वल टू ये 1/x लिख लो। तो ये ज्ञात करना है। तो ये 0, 15 एकम 15, 15 दू की 30। तो ये x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 ही आ जाएगी ना। तो 2 इसका आंसर आ जाएगा, 2 सेमी इसका आंसर आ जाएगा, ये 2 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। हाँ 2 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। हाँ 2 मिनट, इसको कैसे करेंगे? 1.5 सेमी और ये 3 सेमी है, ये 15 एकम 15, 15 दू 30, 15 एकम 15, 15 दू 30, ये 2 गुना, ये ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो x का मान 2। तो 2 सेमी इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? दिए गए चित्र में DE पैरेलल BC, DE पैरेलल है BC के तो AD का मान है, हमें AD का मान ज्ञात करना है। तो AD का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हम AD का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हमें AD का मान ज्ञात करना है, AD का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम इस तरह से ज्ञात करेंगे, ये इसका कितना गुना है? 24, ये इसका कितना गुना है? 24 एकम 2400, 24 48, 24 72, ये इसका कितना गुना है? ये इसका कितना गुना है? तो ये हमें ज्ञात करना है। तो ये 24 एकम 2400, 24 48, 24 72, ये 3 गुना है। तो ये भी, ये 54 किसका 3 गुना होता है? 54 किसका 3 गुना होता है? 17 एकम 17, 17 दू 34, 17 51, 17 चौक 68, नहीं ये तो 18, 18 18, 18 दू 36, 38 54, ये 1.8 आएगा। तो 1.8 इसका आंसर आ गया, 1.8 इसका आंसर आ गया, 1.8 इसका आंसर आ गया। कैसे किया? तो आप देखिए, जैसे ये मैंने कैसे किया था, इसको मैंने कैसे किया था, ये देखिए, ये 15 के पार्ट से मैंने काट लिया, यहाँ पे पॉइंट हटाया, यहाँ पे 30 लगा लिया, 15 एकम 15, 15 दू की 30, ये इसका 2 गुना है। या आप डायरेक्ट कर सकते हो, 15 एकम 15, 15 दू की 30, ये इसका 2 गुना है, इसका भी 2 गुना करो, इसका 2 गुना करोगे 2, तो 2 इसका आंसर आ गया। अब इसको करो, ये 24 का पारा कितना है? 24 एकम 2400, 24 दू 48, 24 72, ये इसका 3 गुना है, तो ये इसका भी 3 गुना होगा। तो ये 54 किसका 3 गुना होता है? 54 किसका 3 गुना होता है? 54 18 का 3 होता है, 18 का 18, 18 दू 36, 38 54, तो 18 का 3 गुना होता है। तो यहाँ पे बीच में पॉइंट है, तो यहाँ पे भी बीच में पॉइंट लगा लो, तो 1.8 इसका आंसर आ गया, 1.8 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, दिए गए चित्र में DE पैरेलल BC, ये DE पैरेलल है BC के, तो DE का मान क्या है? हमें DE का मान ज्ञात करना है। तो ये 2.5 सेमी, तो ये भी 2.5 सेमी, ये 2 सेमी, तो ये भी 2 सेमी है, तो ये 7 सेमी, तो ये जो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है वो BC का आधा होता है। ये 7 सेमी, तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 सेमी हो जाएगा, ये 3.5 सेमी हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा,
ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 3.5 ये इसका आधा हो जाएगा, ये 7 सेमी, तो 7 का आधा 3.5 सेमी हो जाएगा। तो ये सब कुछ मैंने पहले थ्योरी क्लास में भी बता दिया है, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके देखिए, आप वीडियो को वापस रिपीट करके देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।